नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एग्री नॉलेज क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने सफलता की सीरीज का 8वां सेशन में आपके सामने लेके आया हूं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने लेके आया हूं। पिछले प्रीवियस सेशंस के अंदर भी जो है अपन ने एग्रीकल्चर के डिफरेंट जो अपने डिसिप्लिन है उनके क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने दिखे थे और आज की क्लास में भी अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव आपके सामने है जिसमें आपसे पूछा गया है, फर्स्ट वन इज एन सिस्टेमा नेचुरी का पहला संस्करण। सिस्टेमा नेचुरी का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ? इट मीन्स द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सिस्टेमा नेचुरी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। कौन से ईयर में पब्लिश्ड हुआ? 1728, 1728, 1735, 1745 और 1755 के अंदर। तो सबसे पहले अपने को यहां पर यह देखना है कि सिस्टेमा नेचुरी क्या है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। क्या नाम है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस नाम के जो साइंटिस्ट हुए हैं, इनको जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, इनको अपन क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकी के पितामह इनको कहा जाता है। अर्थात इन्होंने वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले बताया था। जैसे वर्गीकरण की अगर अपन बात करते हैं कि किसी भी जीव और या पौधे का वर्गीकरण अगर किया जाता है तो उसमें क्या उसकी हायरार्की होती है वर्गीकरण की। तो सबसे पहले आता है उसमें किंगडम, देन फाइलम, किंगडम बोल सकते हैं, फाइलम बोल सकते हैं, देन द क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। ये वर्गीकरण का जो तरीका है वह जो है कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले बताया था। और क्लासिफिकेशन की ये हायरार्की होती है जो अपने को पता होना चाहिए। तो इट मींस क्लासिफिकेशन की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो मानी जाएगी वह आपकी कौन सी मानी जाएगी? स्पीसीज मानी जाती है, जाति मानी जाती है। अब इसके बारे में बात करें आगे अपन, तो कैरोलस लीनियस नाम के जो वैज्ञानिक ने, इन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम नाम की एक पुस्तक लिखी। स्पीसीज प्लांटेरम नाम की एक पुस्तक लिखी और इसका पब्लिकेशन जो हुआ था वो होता 1753 के अंदर, 1753 के अंदर जो है इसका पब्लिकेशन इन्होंने किया था। उसके बाद इन्होंने एक पुस्तक और लिखी, इससे पहले एक पुस्तक और लिखी और उस पुस्तक का नाम था दैट इज द सिस्टेमा नेचुरी। और सिस्टेमा नेचुरी की बात करते हैं तो इस पुस्तक के बहुत सारे एडिशन इन्होंने निकाले थे और इसका जो फर्स्ट एडिशन निकाला था वह 1735 के अंदर निकाला था, जो आपको पता होना चाहिए। तो कैरोलस लीनियस की दो पुस्तकें हैं जिनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहला सिस्टेमा नेचुरी, जिसका पहला एडिशन 1735 के अंदर आया था, और उसके बाद स्पीसीज प्लांटेरम, इसका एक ही एडिशन था और वो था 1753 के अंदर पब्लिश हुआ था। अब इसमें हुआ क्या है कि बेसिकली कैरोलस लीनियस ने जो है वर्गीकरण करने के लिए, यह एक प्रकार से अपन कहें बाइनोमियल नोमेनकल्चर, एक शब्द आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है बाइनोमियल, बाई यानी कि दो, नोमियल यानी कि नाम, यानी कि द्विनाम पद्धति। क्या कहेंगे इसको? द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनकल्चर के अंदर कोई भी नाम लिखा जाता है तो उसमें दो नाम होते हैं। यह बात जो है कैरोलस लीनियस ने कही थी, जिसे ही अपन बाइनोमियल नोमेनकल्चर कहते हैं। तो किसी भी नाम में द्विनाम कौन कौन से होते हैं? तो द्विनाम जो होते हैं किसी के भी नाम में, पहला जो शब्द आता है वह आता है आपके जीनस का और दूसरा आता है स्पीसीज का। जीनस जिसे हिंदी में अपन वंश कहते हैं, स्पीसीज जिसे हिंदी में अपन जाति के नाम से जानते हैं। तो किसी भी जंतु का या पौधे का अगर नाम लिखा जाता है तो उसमें दो नाम आएंगे। सबसे पहला आएगा उसमें जीनस और दूसरा आएगा उसमें स्पीसीज, उससे मिलकर उसका नाम बना होता है। तो जैसे बेसिकली मैं यहां पर एक एग्जांपल लेना चाहता हूं आपके सामने। जैसे मैं यहां पर किसी एक इंसेक्ट का नाम ले लेता हूं, दैट इज द हेलिकोवरप्पा आर्मीजेरा। तो हेलिकोवरप्पा आर्मीजेरा, जिसे बेसिकली अपन सामान्य तौर पे बोलते हैं ग्राम पोड बोरर। क्या बोलते हैं? ग्राम पोड बोरर, चने का फलीवेदक जिसे अपन बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम जो होगा वह होगा हेलिकोवरप्पा आर्मीजेरा। इस प्रकार से लिखा जाता है।
तो इसमें से सबसे पहले जो हेलिकोरप्पा आ रहा है ये यहां पर क्या है, इसका जीनस है, यानी कि ये इसका वंश है। और आर्मीजेरा यहां पर क्या है, ये इसकी स्पीसीज है, इसकी जाति है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति के अंदर बताया कि कोई भी जीव या पौधा है उसका नाम दो नामों से मिलकर बना होगा, जीनस और स्पीसीज से। तो उसको जो लिखा जाएगा उस केस में जीनस का जो पहला जो अक्षर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा, और बाकी सारे अक्षर स्मॉल होंगे, जबकि स्पीसीज के सारे अक्षर जो है स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखे जाएंगे, जो भी आपको पता होना चाहिए। और इसको, इस नामकरण को, इस नाम को, साइंटिफिक नेम को इटैलिक किया जाता है, और अगर अपन हाथ से लिख रहे हैं तो इसको अपन अंडरलाइन करते हैं। यह भी द्विनाम पद्धति के अंदर कहा गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा द्विनाम पद्धति क्या है, कि कोई भी जीव हो या पौधा हो उसका नाम जो है दो नामों से मिलकर बना होगा, वंश और जाति से। यानी कि क्या होता है कि इस सृष्टि के अंदर इतने सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार का अपने मध्य में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए क्या किया है, कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी। तो इस द्विनाम पद्धति के बारे में सबसे पहले जो चर्चा हुई थी, वो हुई थी 1751 के अंदर। 1751 के अंदर जो है द्विनाम पद्धति की सबसे पहले चर्चा हुई थी, और वो हुई थी एट बोटनिकल नोमेनक्लेचर के अंदर। बोटनिकल नोमेनक्लेचर के अंदर वनस्पतियों के वर्गीकरण के अंदर, यानी पेड़ पौधों के वर्गीकरण के अंदर, पेड़ पौधों के लिए अर्थात प्लांट्स के लिए सबसे पहले जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात हुई थी। तो प्लांट्स के लिए सबसे पहले किसकी बात हुई थी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, अर्थात पौधों का नाम जो है दो नामों से मिलकर बना होगा। द्विनाम पद्धति के बारे में बात जो है पौधों के केस में या बोटनी के केस में सबसे पहले हुई थी। और ये बात किस में हुई, तो ये बात हुई थी कैरोलस लिनियस ने ये बात की थी। और इस बात का प्रकाशन जो था, यानी कि बोटनिकल नोमेनक्लेचर में द्विनाम पद्धति का जो प्रयोग है, इसका जो प्रकाशन जो हुआ है वो एक पुस्तक के अंदर किया गया था, और उस पुस्तक का नाम था दैट इज द स्पीसीज प्लांटेरम। तो 1751 के अंदर ये बात हो गई थी कि बोटनिकल नोमेनक्लेचर के अंदर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का प्रयोग होगा, पौधों के लिए द्विनाम पद्धति जो है काम में ली जाएगी। ये बात कैरोलस लिनियस ने कर ली थी 1751 के अंदर, लेकिन उनकी इस बात का जो पब्लिकेशन हुआ है वो हुआ है स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर, और इसका जो पब्लिकेशन हुआ है 1753 के अंदर हुआ है, जो आपको ध्यान होना चाहिए बेसिकली। अब बात उठती है दूसरी, वो आता है जंतुओं के बारे में, एनिमल्स की बात उठती है। तो एनिमल्स की बात करें, जंतुओं की बात करें, तो जंतुओं के केस में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात कब हुई है, यह भी अपने को पता होना चाहिए। तो जंतुओं के केस में जिसे अपन बोलते हैं जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, कौन सा आएगा जंतुओं के लिए, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंदर द्विनाम पद्धति का प्रयोग कब हुआ, यह आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पता हो तो कैरोलस लिनियस की एक पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम है, सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी नाम की जो पुस्तक है कैरोलस लिनियस की, किसकी पुस्तक है, कैरोलस लिनियस की, इसका पहला जो एडिशन आया है, इसका जो फर्स्ट जो एडिशन आया है, इसका पहला एडिशन कब आया है, 1735 के अंदर आया है। वहां पे इसकी बात नहीं हुई थी, वास्तविक पर इसकी जो बात हुई थी, इस सिस्टेमा नेचुरी का जो 10वां जो एडिशन आया था, 10th जो एडिशन आया था, उसमें इसकी बात हुई थी। और इसका 10वां एडिशन कब आया, वो आया 1758 के अंदर, 1758 के अंदर। और 1758 के अंदर जो अगर देखा जाए तो इसके 10वें एडिशन का पहला वॉल्यूम आया था। कौन सा वॉल्यूम आया था, फर्स्ट वॉल्यूम आया था, क्योंकि इसके दो वॉल्यूम निकले थे। पहला वॉल्यूम 1758 में आया, और इसका जो दूसरा जो वॉल्यूम था, सेकंड जो वॉल्यूम था 10वें संस्करण का, 10वें एडिशन का, वो 1759 के अंदर आया था, जो आपको ध्यान होना चाहिए। अब अपन यहां पे बात कर रहे हैं कि भाई जूलॉजी के अंदर जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की शुरुआत कब मानी जाती है, तो वो 1758 से मानी जाती है, जो आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली आपके माइंड में दो चीजें क्लियर हो गई होगी यहां पर। सबसे पहले आता है बोटनिकल नोमेनक्लेचर, और दूसरा आता है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, अर्थात पौधों का नाम कैसे लिखा जाएगा और जंतुओं का नाम कैसे लिखा जाएगा। तो पौधों के केस में बाइनाम पद्धति का या द्विनाम पद्धति की बात जो है 1751 के अंदर हो गई थी। उसके बाद जंतुओं के अंदर जो है द्विनाम पद्धति की जो बात की गई थी, वह
उसके 10वें संस्करण, सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण अर्थात 1758 के अंदर इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इट मींस ये दोनों ईयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछ ले कि स्टार्टिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का, तो 1751 में है और इसका पब्लिकेशन 1753 के अंदर स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर बात की गई थी। जबकि आपको पूछ लेगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो इसकी शुरुआत 1758 के अंदर मानी जाती है। और यह बात कहां कर की गई है, 10वां एडिशन, किसका एडिशन, 10वां एडिशन सिस्टेमा नेचुरी का, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहां पर जो अपना सबसे पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर अपने को पूछा गया था कि सिस्टेमा नेचुरी का पहला संस्करण कब आया था, तो सिस्टेमा नेचुरी का पहला संस्करण आया था 1735 के अंदर। और इस केस में आंसर आपका B1 जो होगा वो आपका राइट होगा। और 10वां एडिशन आया था 1758 के अंदर और 10वें एडिशन के 2 वॉल्यूम थे, पहला 1758 में निकला और दूसरा 1759 में निकला। लेकिन 1758 में जो पहला वॉल्यूम निकला उसी के अंदर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की बात हो चुकी थी। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो आपको यहां पर पूछा गया है उसकी बात अगर अपन यहां पे करते हैं तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जिसके अंदर पूछा है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है। इट मींस द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, शॉर्ट में लिख सकते हैं CIAH। ये कहां पर सिचुएटेड है, जयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर, उदयपुर के अंदर या भरतपुर के अंदर? तो जल्दी से आप बता दीजिए। वैसे आपको इस केस में हॉर्टिकल्चर के और भी इंस्टीट्यूट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला आता है IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये कहां पर है, हिसारगट्टा बेंगलोर के अंदर ये इंस्टीट्यूट स्थित है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक और इंस्टीट्यूट आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, और ये कहां है, लखनऊ के अंदर है। कहां पर है, लखनऊ के अंदर। IIHR जो हिसारगट्टा के अंदर है, इसकी जो स्थापना की गई है बेसिकली वो की गई है 1967 के अंदर, जो आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं CISH अर्थात सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो लखनऊ के अंदर है। इसकी स्थापना की गई है 1972 के अंदर की गई है, जो भी अपने को पता होना चाहिए। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर जो श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, उसके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब यहां जो अपन बात करें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, जिसकी स्थापना 1993 के अंदर की गई, राजस्थान के अंदर की गई है, और इसकी स्थापना हुई है बीकानेर के अंदर। और बीकानेर के अंदर केमल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्थित है, जोहड़बीड़ के अंदर, जो भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसके अलावा जयपुर के अंदर नियाम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहां है, जयपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद उदयपुर के अंदर बात करें तो एक सेंट्रल लेवल का ब्यूरो है, दैट इज द NBSS लोक, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जिसका प्रधान कार्यालय तो कहां है, नागपुर के अंदर है। लेकिन इसका रीजनल सेंटर अगर देखा जाए राजस्थान के अंदर, तो रीजनल सेंटर कहां है, उदयपुर के अंदर है। क्षेत्रीय कार्यालय कहां है, उदयपुर के अंदर है, यह आपको पता होना चाहिए। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में एक स्थान है जिसका नाम है सेवर, और सेवर में डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च DRMR जो है सेवर भरतपुर के अंदर है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रश्न के अंदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर जिसकी स्थापना 1993 के अंदर बीकानेर में की गई है, यह आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जिसके अंदर आपको पूछा गया है कि विनाशकारी कीट एवं पीड़क अधिनियम 1940 पारित किया गया, यानी विनाशकारी डिप्पा अधिनियम, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डिप्पा। तो इसको लिखते हैं डिप्पा अधिनियम 1914 के अंदर तब पारित किया गया था। कौन सी तारीख को पारित किया गया था, यह भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। 3 फरवरी को, 3 मार्च को, 3 अप्रैल को या 3 मई को। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अपने देश के अंदर ये एक पहला अधिनियम होगा जो किसी नासी कीट के लिए निकाला गया था, सबसे पहला पारित किया गया था। और ये कहां पर पारित किया गया था, तो ये मद्रास स्टेट के अंदर, मद्रास के अंदर जो है इसको सबसे पहले लागू किया गया, जिसे आज अपन चेन्नई के नाम से जानते हैं, वहां पर सबसे पहले लागू किया गया था। तो ये कौन से वर्ष में, 1914 के अंदर कौन सी तारीख के अंदर लागू किया गया था, तो यह 3 फरवरी 1914 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और जबकि आपको पता हो तो उसके बाद आया इंसेक्टिसाइड एक्ट, इंसेक्टिसाइड एक्ट, कीटनाशी अधिनियम जो अपने देश में आया 1968 के अंदर आया। पार्लियामेंट में कब पास हुआ, 1968 के अंदर पास हुआ, और इसने अपना कार्य शुरू किया, ये लागू किया गया। इसको लागू कब किया गया, तो इसको लागू किया गया 1971 के अंदर, जो आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने है कि सटीक कृषि के पितामह कौन है? हु इज द फादर ऑफ द प्रिसीजन फार्मिंग? प्रिसीजन फार्मिंग के पितामह किन्हें कहा जाता है? दैट इज द पियरे सी रॉबर्ट को, या हेनरी स्मिथ को, या रॉबर्ट अल्फर्ड को, या जॉनी पेर्क को? तो जल्दी से आप आंसर दीजिए। वैसे प्रिसीजन फार्मिंग की बात करते हैं, सटीक कृषि की बात करते हैं, तो आजकल जो आधुनिक जो कृषि की जा रही है, मॉडर्न जो एग्रीकल्चर की जा रही है, उसके अंदर कहीं न कहीं अपन कहें कि लेबर का उपयोग कम हो रहा है, यानी कि मजदूरों का प्रयोग कम किया जा रहा है, मशीनों से ज्यादा उपयोग वहां पर किया जा रहा है। और इस केस में टेक्नोलॉजी का प्रयोग, प्रिसीजन के अंदर टेक्नोलॉजी का प्रयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है? टेक्नोलॉजी का प्रयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। और टेक्नोलॉजी की मैं यहां पे बात करूं तो इसमें एक शब्द आता है, दैट इज द रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन, आपने नाम सुना होगा। किसी वस्तु को बिना छुए उसके बारे में पता करना, यानी कि एक प्रकार से बहुत दूर से या हवा में से जो है, इसमें सैटेलाइट्स के द्वारा ये पता कर लिया जाता है बहुत बड़े क्षेत्र में कौन सी फसल है या उसके अंदर कौन सा रोग हो रहा है। तो रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करना, रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करना। इसके अलावा जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का प्रयोग करना। इसके अलावा ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस का प्रयोग करना। इनके प्रयोग के द्वारा किसी फसल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना ही क्या कहलाता है? रिमोट, आपका जो है प्रिसीजन फार्मिंग कहलाता है, सटीक कृषि कहलाता है। और इसके पितामह के रूप में जो जाने जाते हैं, जिनके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वह है आपके पियरे सी रॉबर्ट। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस केस में राइट आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहां स्थित है? इट मींस द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट में IFAD के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एग्रीकल्चर के लिए फंड प्रोवाइड कराने का काम करता है, तो इसका मुख्यालय कहां है? वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, रोम इटली के अंदर, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर, या बर्लिन जर्मनी के अंदर। और इसकी स्थापना अगर देखी जाए तो हुई है 1977, 1977 के अंदर जो है IFAD की स्थापना की गई है। और इसका जो मुख्यालय है वह बेसिकली कहां है? तो इसका मुख्यालय है रोम इटली के अंदर। और इस केस में ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह अपना राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस नस्ल को बकरी की जर्सी के नाम से जाना जाता है? इट मींस द जर्सी ब्रीड ऑफ गॉड। जर्सी ब्रीड ऑफ गॉड किसे कहा गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने सानेन, न्यूबियन, एंगोरा और सुरती। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए यहां पर। और अगर अपन यहां पर देखते हैं, सबसे पहले सुरती की बात करते हैं, तो सुरती जो नस्ल है यह भैंस की भी नस्ल है और यह बकरी की भी नस्ल है, अर्थात बफेलो की भी ब्रीड है यह, और इसके अलावा गोट की भी ब्रीड है, जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अंगोरा की बात करें तो इसे एक प्रकार का फाइबर मिलता है, एक प्रकार का रेशा मिलता है, जिसे अपन जानते हैं मोहेर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मोहेर के नाम से जानते हैं। सानेन की बात करें तो सानेन को अपन मिल्क क्वीन के नाम से जानते हैं, दूध की रानी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दूध की रानी, दूध की रानी के नाम से जानते हैं। अब यहां पे जो प्रश्न था, जर्सी काऊ किसे बोला गया है? तो जर्सी काऊ जो बोला गया है वह न्यूबन को बोला गया है। इस केस में ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह आपका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपसे पूछा गया है आदि जमी हुई वर्षा की बूंदों का अवक्षेपण, अवक्षेपण या वर्षा कह सकते हैं अपन। आदि जो जमी हुई बूंदें जो होती है वह वर्षा के रूप में अगर धरती पर या पृथ्वी की सतह पर आती है तो वह क्या कहलाती है? प्रिसिपिटेशन ऑफ द हाफ फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, यानी आदि जमी हुई बूंदें होती है, तो उन्हें अपन किस नाम से जानेंगे? स्लीट कहेंगे, रेन कहेंगे, ड्रिजल कहेंगे, या ड्यू कहेंगे। तो इस केस में आप जल्दी से आंसर दीजिए। वैसे अगर ड्यू की बात करें तो ड्यू को अपन हिंदी में ओस के नाम से भी जानते हैं, और यह प्रातः काल के समय पौधों की पत्तियों पर आपको दिखाई दे सकती है। और ड्यू के केस में उन बूंदों का ड्रॉपलेट साइज जो होता है 1.5 mm के आसपास होता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन ड्रिजल की बात करें तो ड्रिजल यानी कि वे बूंदे होती है जिनका डायमीटर जो होता है लेस देन 0.5 mm, 0.5 mm से छोटी जो पानी की बूंदे होती है उन्हें अपन ड्रिजल कहते हैं। और वर्षा जिसमें पानी की बूंदे जो होती है 0.5 mm से लगाकर 6 mm के मध्य में होती है, उसे वर्षा की बूंद कहते हैं। और स्लीट वे होती है जो क्या होती है? आदि जमी हुई सी रहती है, यानी प्रेसिपिटेशन ऑफ द हाफ फ्रोजन ड्रॉप जो होती है उन्हें अपन स्लीट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है, दैट इज द एडीपी का एटीपी में परिवर्तन कहलाता है।
कन्वर्जन ऑफ एडीपी टू द एटीपी, एडीपी का एटीपी में, अर्थात एडिनोसिन यानी एडिनोसिन फोस्फेट का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होना, एडिनोसिन फोस्फेट का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अर्थात एडीपी का एटीपी में कन्वर्जन क्या कहलाता है? दैट इज द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोस्फोराइलेशन या ट्रांसपीरेशन या ऑक्सीडेशन। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। देखिए यहां पर आपको कहा गया है कि एडीपी जो है वह कन्वर्ट होता है किसके अंदर? एटीपी के अंदर। तो यह क्या कहलाएगा? लेकिन अगर अपन इसका उल्टा भी देखें कि एटीपी अगर जो कन्वर्ट हो जाए, एटीपी अगर कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर? एडीपी के अंदर, तो वह क्या कहलाएगा? दो प्रोसेस है यहां पर। तो सबसे पहला प्रोसेस जो अपन देख रहे हैं वह है एडीपी का एटीपी में कन्वर्ट होना, वह फोस्फोराइलेशन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह राइट होगा। तो यहां पर एडीपी का एटीपी में कन्वर्ट होना दैट इज द फोस्फोराइलेशन कहलाएगा। लेकिन ये एटीपी जो है उसका एडीपी में कन्वर्ट होना यह कहलाएगा हाइड्रोलाइसिस कहलाएगा, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपन आगे, नेक्स्ट वन क्वेश्चन। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, अपने माता पिता में से किसी एक के साथ संकरित F1 को कहा जाता है? किसी एक के साथ। अब एक कौन सा ये नहीं बताया कि वह प्रभावी है अप्रभावी है, नहीं बताया गया यहां पर। द F1 क्रॉस्ड विथ वन ऑफ इट्स पेरेंट इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहेंगे? बैक क्रॉस, टॉप क्रॉस, टेस्ट क्रॉस या डबल टॉप क्रॉस। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। बेसिकली इसके अंदर क्या कहा गया है? जैसे सपोज करो कि यहां पे कोई पेरेंट है, ए है पेरेंट और दूसरा है बी पेरेंट। ए पेरेंट जो है अपन कह सकते हैं कि यह प्रभावी है, अर्थात डोमिनेंट है, और जो बी पेरेंट है वह आपका अप्रभावी है अर्थात रेसेसिव है। तो इन दोनों के बीच में जो क्रॉस करवाएंगे, उससे आपको क्या मिलेगा? F1 मिलेगा। तो अब यहां पे इस प्रश्न में यह कहा गया है कि जो F1 आपको मिला है, इस F1 का जो क्रॉस है वो किसी से भी F1 का क्रॉस वापस करवाया जाता है किसके साथ? या तो A या फिर B के साथ। तो यह क्या कहलाएगा? यह प्रश्न आपको यहां पे किया गया। अब इसमें यह नहीं कहा गया है कि F1 का क्रॉस जो है केवल डोमिनेंट से कराएंगे या केवल रेसेसिव से कराएंगे, यह बात यहां पे नहीं हुई। दोनों में से किसी से भी करवा सकते। तो वह क्रॉस क्या कहलाता है? तो वो क्रॉस कहलाता है आपका दैट इज द बेक क्रॉस के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहां पर राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आपको यहां कह दिया जाए कि F1 का जो क्रॉस है वह अगर रेसेसिव के साथ करवाया जाता है, किसके साथ करवाया जाता है? रेसेसिव पेरेंट के साथ, यानी अप्रभावी पैतृक के साथ, अप्रभावी पैतृक के साथ अगर क्रॉस करवाया जाता है F1 का, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? तो इस कंडीशन को अपन कहेंगे जब F1 का अप्रभावी पैतृक के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसे अपन टेस्ट क्रॉस के नाम से जानेंगे। उस केस में टेस्ट क्रॉस जाना जाएगा। लेकिन अगर अपन बात करें टॉप क्रॉस की बात करें, तो टॉप क्रॉस का अर्थ यहां पर होगा कि सुपीरियर मेल होता है उसका किसी इंफीरियर फीमेल के साथ जो क्रॉस होता है, यानी एक प्रकार से जो श्रेष्ठ जो मेल होता है उसका बिना श्रेष्ठ या जो श्रेष्ठ नहीं होती उस माता के साथ जो संकरण करवाया जाता है उसे टॉप क्रॉस के नाम से जानते हैं। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और बैक क्रॉस की बात करें तो बैक क्रॉस का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। और बैक क्रॉस का प्रयोग कहां ज्यादा हो रहा है? बैक क्रॉस का प्रयोग हो रहा है रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप करने के अंदर, प्रतिरोधी किस्में विकसित करने के अंदर, प्रतिरोधी किस्में विकसित करने के अंदर बैक क्रॉस का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। और प्रतिरोधन किसके प्रति? नासिक कीट के प्रति, यानी नासिक कीट के प्रति प्रतिरोधी किस्में उत्पन्न करने के लिए, अर्थात इंसेक्ट पेस्ट के प्रति या फिर किसी रोग के प्रति, किसी डिजीज के प्रति जो है एक प्रकार की प्रतिरोधी किस्में विकसित करने के लिए बैक क्रॉस का उपयोग किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द गोल्डन फाइबर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछते हैं, किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं? तो बेसिकली ऑप्शन ए जूट को, कॉटन कपास को, या सिल्क रेशा को, देन द वूल यानी कि ऊन को। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा? वैसे अगर देखा जाए तो यहां पर जो वूल जो शब्द आया है, और वूल जो है ये बेसिकली किससे मिलता है? शीप से मिलता है ज्यादातर।
भेड़ से प्राप्त होता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। और वूल का प्रोडक्शन में राजस्थान का पहला स्थान है देश के अंदर, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद सिल्क की बात करते हैं तो सिल्क जो है एक प्रकार का जो रेशा है, इसे सिल्क वर्म से, किससे मिलता है? सिल्क वर्म। और सिल्क वर्म एक प्रकार का इंसेक्ट है। कैसा है? एक इंसेक्ट है, एक कीट है। उसकी लार्वी से जो है सिल्क मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है, जो आपको बताना चाहिए। और जो जूट और कपास है, ये दोनों प्लांट से, पौधे से मिलने वाला रेशा है, पौधे से मिलने वाला रेशा है। और आपको यहां पर गोल्डन फाइबर पूछा है, सुनहरा रेशा पूछा है, तो सुनहरा रेशा जो माना जाता है वह जूट का माना जाता है। तो इस केस में आंसर A1 जो होगा वह राइट होगा। जबकि कपास का रेशा जो व्हाइटिश होता है, इसे अपन व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना के नाम से भी जानते हैं, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो सफेद सोना किसको कहा गया है? कपास को कहा गया है। यह बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए। तो ये थे अपने आज के एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो अपन ने आज की क्लास के अंदर डिस्कस किए। आज की क्लास आपको कैसी लगी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।